जय बाबा केदारनाथ। सभी भक्तों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2024 में कैसे सभी भक्त केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। कब केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं 2024 में, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कैसे होगी, कैसे आपको यात्रा पे जाना है और यात्रा पे कितना खर्च आने वाला है, केदारनाथ यात्रा में खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली है। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद वहां पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आपको केदारनाथ मंदिर के पास रुकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली है। जो गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्था की जाती है, GMVN के नाम से जाना जाता है, इनकी जो डॉर्मेट्री बनी होती है, आप उनमें कैसे नाइट स्टे कर सकते हैं और आखिर में यह भी बताएंगे कि कैसे कम खर्च में आप केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिएगा और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर कब खुलेंगे 2024 में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट और कब से शुरू होगी बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा। तो बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा हर साल अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाती है। कभी कभी अक्षय तृतीया के एक दिन के बाद यात्रा शुरू होती है। तो इस बार अक्षय तृतीया का जो दिन पड़ रहा है वह पड़ रहा है 10 मई को। 10 मई को अक्षय तृतीया है तो 11 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है वह होता है महाशिवरात्रि के दिन। तो इस बार जो महाशिवरात्रि का दिन पड़ रहा है वह है 8 मार्च। 8 मार्च को पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि कब से यात्रा शुरू होगी। तो जो भक्त बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की सेरेमनी में शामिल होना चाहते हैं वो 8 मार्च तक का वेट कर लें। उसके बाद अपनी टिकट का रिजर्वेशन कराएं, अपनी फ़्लाइट का टिकट कराएं। जो भक्त ओपनिंग सेरेमनी में नहीं शामिल होना चाहते हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की, वो 11 मई के बाद कभी भी अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। मतलब 11 मई के बाद 100% केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो बात करते हैं केदारनाथ धाम यात्रा पे जाने वाले भक्तों को रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होगा और कब कराना होगा। तो जैसे ही बाबा केदारनाथ धाम का कपाट खुलने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक उसके 1 या 2 दिन के बाद ही रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगा, जिसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रक्रिया चालू की जाती है। अगर आप ऑनलाइन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाकर अपनी यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन तरीके से हरिद्वार में, ऋषिकेश में भी यात्रा काउंटर बनाए जाते हैं, जहाँ पे जाके आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई कपाट कब खुलने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे। तो अब बात आती है आखिर कैसे करनी है केदारनाथ यात्रा 2024 में और आपको कोई समस्या भी ना आए। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं तो आपको कब करनी चाहिए केदारनाथ यात्रा। जैसा आपको पता है केदारनाथ यात्रा 6 महीने चालू रहती है और 6 महीने बंद रहती है। अप्रैल मई में केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। तो यात्रा की शुरुआती समय जो होता है, इस समय यात्रा पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इस समय बरसात भी आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। और जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, इस समय जो वेदर होता है वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। तो इस समय आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आप सितंबर अक्टूबर में बहुत कम बजट में भीड़ भाड़ से बच के आप यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपको भीड़ भाड़ से कोई दिक्कत नहीं है तो आप मई जून में यात्रा कर सकते हैं। अगर आप आराम पूर्वक अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो फिर आपको सितंबर अक्टूबर में ही अपनी केदारनाथ यात्रा प्लान करनी चाहिए। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है मुख्य रूप से हरिद्वार, ऋषिकेश, और जो लोग फ्लाइट से अपनी यात्रा करते हैं वो पहुंचते हैं देहरादून, क्योंकि सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। लेकिन जो लोग बाय ट्रेन या बाय रोड जाना चाहते हैं वो सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं और यहीं से केदारनाथ यात्रा शुरुआत होती है। तो
तो आप भी 2024 में केदारनाथ यात्रा पे आना चाहते हैं तो बाई ट्रेन आपको आ जाना है ऋषिकेश या फिर हरिद्वार। अभी मैं हरिद्वार को मेन पॉइंट मान के चलती हूँ। जब आप हरिद्वार पहुँच जाएंगे तो हरिद्वार से ही आपको जाना होता है सोनप्रयाग, जो कि हरिद्वार से लगभग 240 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार से बहुत सारी बसें सुबह सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए जाती है, जिनकी टिकट आपको 500 से 600 रुपये के आसपास पड़ने वाली है 2024 में। और अगर आप पहले से ही ऑनलाइन तरीके से बस की टिकट करना चाहते हैं तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से कर सकते हैं। मैं किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप मैकमाई ट्रिप, रेड बस, इन सब से आप बुकिंग कर सकते हैं। इसमें आपको 200 रुपये ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आप बाय बस पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। इसके बाद बहुत सारे भक्त होते हैं जो ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, 4-5 लोग या 7 लोग। तो इसके लिए केदारनाथ यात्रा के लिए हरिद्वार में बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी भी बनी हुई है, जहां पहुंचने के बाद अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी भी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप 5 सीटर कार की बात करें तो इसके लिए आपको 15,000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा सिर्फ केदारनाथ यात्रा के लिए। और अगर आप 7 सीटर कार करके 2024 में बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 17,000 से 18,000 के आसपास चार्ज देना पड़ेगा। और आपको एक नाइट का स्टे भी हरिद्वार में करना पड़ेगा। अगर आप दोपहर तक भी हरिद्वार पहुंचते हैं तो दोपहर के पहुंचने के बाद आप एक नाइट का स्टे करिए हरिद्वार में, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए और सुबह सुबह केदारनाथ की यात्रा शुरुआत कर सकते हैं बाय बस या प्राइवेट टैक्सी हायर करने के बाद। तो शाम तक आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। अब बात आती है सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको 2024 में रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली है। जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो सोनप्रयाग में ही आपको बस ड्रॉप कर देगी और टैक्सी भी आपको ड्रॉप कर देगी। और कुछ भक्त होते हैं जो अपनी बाइक या कार लेकर सोनप्रयाग तक जाना चाहते हैं, तो सोनप्रयाग तक आप अपनी बाइक या कार लेकर बहुत आसानी से जा सकते हैं। सोनप्रयाग में ही बहुत बड़ा पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, जहाँ पे आप अपनी बाइक और कार पार्किंग में लगा सकते हैं। अगर चार्जिंग की बात करें तो बाइक के लिए 50 रुपये करीब 12 घंटे का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप कार लेकर जाते हैं तो आपको 100 रुपये देना होगा 12 घंटे का। तो आप बात करते हैं रुकने का। अगर आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो वहाँ छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउस बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आपको रूम आराम से मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं प्राइस की। तो बहुत लोग बताते हैं आपको कि पीक सीजन में बहुत ज़्यादा चार्जेज होते हैं, सितंबर अक्टूबर में कम चार्जेज होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोनप्रयाग में अगर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है तो आपको प्राइस ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी 3,000 से 5,000 तक आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर भीड़ कम है सोनप्रयाग में तो आपको ये 2,000 से 2,500 तक आपको देने पड़ेंगे। और ये दोनों सीजन में लागू होते हैं। मई जून में भी अगर भीड़ ज़्यादा है तो आपको तभी भी ज़्यादा प्राइस देना होगा, और अगर अक्टूबर सितंबर में आप जाते हैं तभी भी अगर आपको भीड़ देखने को मिलती है तो फिर आपको प्राइस ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसके अलावा जब आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े हॉल देखने को मिल जाते हैं, जो पूरे हॉल में सिर्फ डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध होती है। तो आप यहाँ भी नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप कम बजट में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ 300 से 400 में ये सुविधा आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल होता है भक्तों का कि डॉर्मेट्री में रुकने के बाद उनके पास जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो लेके कहाँ जाएंगे। तो जब आप आगे अपनी यात्रा करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा सामान है आपके साथ, वो जहाँ पे आप डॉर्मेट्री में रुकेंगे वहीं पे वो लोग लॉक रूम की भी सुविधा रखते हैं। तो आपको अपना सारा सामान लॉक रूम में ही सबमिट कर देना होता है, जिसके लिए अगर आप ट्रॉली बैग लेकर जाते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये का चार्ज देना होता है, और वो भी 48 घंटे के लिए। तो आप अपना सारा सामान यहाँ पर सबमिट कर दें और तभी अपनी आगे की यात्रा शुरू करें। तो जिस दिन आप सोनप्रयाग पहुँचेंगे आपको सोनप्रयाग में एक नाइट का स्टे करना है। एक नाइट का स्टे करने के बाद आपको दूसरे दिन सुबह सुबह जाना है केदारनाथ धाम तक। तो दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठ जाना है, और उठने के बाद आपको जाना है सबसे पहले गौरीकुंड। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की आसपास है।
गौरी कुंड तक आप अपना कन्वेंस लेकर नहीं जा सकते, ना कोई बस जाती है। आप वहाँ पे उनकी टैक्सियाँ चलती है, उनमें ही आपको जाना होगा, जिसमें पर व्यक्ति 50 रुपये का चार्ज देना होता है। तो आप 50 रुपये देकर सोनप्रयाग से गौरी कुंड पहुँच जाते हैं। तो वहाँ से ही अब केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाते वो यहाँ से ही अपनी घोड़े, खच्चर, पालकी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर की भी सुविधाएं कराई जाती है। तो लेकिन हेलीकॉप्टर के बारे में आपको वीडियो में सबसे आखिर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंड। गौरी कुंड से बहुत से लोग पैदल यात्रा करते हैं। तो अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप 8 से 10 घंटे में पैदल यात्रा करके बाबा केदारनाथ धाम जा सकते हैं। और घोड़े, खच्चर की बात करें तो उसकी जो चार्ज होती है 2450 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है। लेकिन अगर वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है तो घोड़े, खच्चर वाले भी आपसे 3000 से 3500 रुपये चार्ज मांगते हैं। लेकिन आपको 3500 से 4000 का चार्ज नहीं देना है, तो आप 2450 रुपये ही देने हैं आपको। इसके लिए वहीं पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रीपेड काउंटर घोड़े, खच्चर जिसको चाहे उसके लिए बनाए गए हैं। तो आपको प्रीपेड काउंटर से घोड़े, खच्चर की सुविधा लेनी है। और अगर पालकी की बात करें तो आपको 13,000 से लेकर 15,000 तक के आसपास चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग गौरी कुंड से आगे चलते हैं। गौरी कुंड में यात्रा शुरू करने से पहले गौरी कुंड में ही एक गौरी कुंड बना है, जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। और गौरी कुंड में गौरी माता का मंदिर भी बना हुआ है। अगर आप चाहें तो गौरी माता का दर्शन भी कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद आप अपनी यात्रा की शुरुआत करिएगा। जहाँ जहाँ छोटे छोटे होटल, छोटे छोटे वॉशरूम, इसके अलावा नींबू पानी, मतलब आपको रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हर तरह की सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। आप छोटी लिंचौली, बड़े लिंचौली, रामबाड़ा होते हुए आप पहुँच जाएंगे बेस कैंप। बेस कैंप वही जगह है जहाँ पे बाबा केदारनाथ धाम आने वाले भक्तों को रुकने का इंतजाम किया जाता है। और बेस कैंप से बाबा केदारनाथ मंदिर की दूरी है 1 किलोमीटर। तो बेस कैंप पे जो रुकने की व्यवस्थाएं की जाती है, वहाँ पे सिर्फ आपको टेंट की सुविधाएं देखने को मिलने वाली है। बेस कैंप में कोई भी होटल नहीं बना हुआ है। अगर आप बेस कैंप में रुकना चाहते हैं तो 500 से 600 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट में रुकने की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। इसकी बुकिंग आप वहां पहुंचने के बाद भी कर सकते हैं। और GMVN मतलब गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड के द्वारा भी यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगाए जाते हैं। तो इन्हीं टेंट में आप रुक सकते हैं। और इसकी बुकिंग भी आप जाकर इस वेबसाइट पर पहले से ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसकी बुकिंग की शुरुआत भी मई में शुरू हो जाएगी। कम से कम 1 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप नहीं रुकना चाहते हैं बेस कैंप में, मंदिर के पास जाकर रुकना चाहते हैं, तो आप केदारनाथ मंदिर में पहुंचेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ जो रूम देखने को मिलेगा वो आपको थोड़ा महंगा देखने को मिलेगा। 2500 से 5000 रुपये तक आपको रूम के चार्जेस देने पड़ सकते हैं। और अगर यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो अनाप शनाप रेट रहता है। 8000 से 10,000 तक के रूम मिल सकते हैं। बाबा केदारनाथ मंदिर के आसपास काफ़ी महंगा रहता है, इसलिए सजेशन यही दूंगी कि आप बेस कैंप में ही स्टे करें। 400 से 500 में बहुत आराम से प्रति व्यक्ति के हिसाब से रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाएगी। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के पास में ही गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड का नंदी कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। तो आप नंदी कॉम्प्लेक्स में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1200 रुपये से 1500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से नाइट स्टे करने के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा केदारनाथ मंदिर के पास में। अब बात करते हैं आपको दर्शन कैसे करने हैं। अगर आप सुबह सुबह 5 बजे भी अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं सोनप्रयाग से, तो आप 5 बजे तक बाबा केदारनाथ मंदिर के आसपास पहुंच जाते हैं। तो आपको शाम के समय बाबा केदारनाथ धाम की आरती होती है, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। जो 6 से 6:30 के आसपास आरती का समय होता है। आरती का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही भव्य होता है। तो आप इस आरती में शामिल होने के बाद वापस आप अपने बेस कैंप में नाइट स्टे करते हैं, तो आप बेस कैंप आ जाना है। और अगर आप मंदिर के आसपास अब नाइट स्टे करते हैं तो आपको वहीं पे नाइट स्टे करना है। और सवेरे सुबह उठ करके बाबा केदारनाथ धाम जाकर आपको दर्शन करने हैं।
आपको सुबह सुबह कम से कम 4 से 5 बजे उठ जाना है और लाइन लग जाना है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो लाइन भी काफ़ी लंबी होती है, जिसमें 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है बाबा केदारनाथ मंदिर पहुंचने में। तो आप लाइन लग जाइए और जय बाबा केदारनाथ जयकारे लगाते रहिए। तो आप पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ धाम के मंदिर में, जहां बाबा विराजमान है, और दर्शन करें अब बाबा के। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करना चाहते हैं तो आप वहाँ बहुत छोटे छोटे पुजारी भी टहला करते हैं, जिन्हें आप 400-500 रुपये दे देते हैं तो आपको वो पहले ले जाकर भी दर्शन करवा देते हैं। तो अब बात करते हैं आपको प्रसाद में क्या मिलने वाला है। वहाँ बहुत सारे छोटी छोटी दुकानें मिल जाती है, जहाँ पे आपको 251 से लेकर 500 रुपये के बीच में प्रसाद की सुविधाएं उपलब्ध है। महंगाई का रीज़न यहाँ ये भी है क्योंकि बाबा केदारनाथ धाम इतने ऊंचे पर बने हैं कि वहाँ पहुँचते पहुँचते चीज़ें महंगी हो जाती है। तो खाने पीने की अब बात करते हैं। खाने पीने को आपको वहाँ मंदिर के आसपास बहुत छोटे छोटे होटल देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप 200 से 250 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको खाना मिलने वाला है वो बिल्कुल शुद्ध तरीके का होगा, दाल चावल सब्जी रोटी। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी का यहाँ पे खाना पानी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे भरपेट खाना है 250 से 300 रुपये में। अब बात आती है कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको और कहाँ कहाँ दर्शन करने हैं। तो केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद पड़ता है भैरव बाबा का मंदिर। तो अगर आप चाहें तो 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद भैरव बाबा मंदिर तक भी जा सकते हैं। तो भैरव बाबा मंदिर में जाकर आप दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद नीचे आ जाइए, और मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला भी है, तो आप जाके भीमशिला में भी दर्शन कर सकते हैं। ये वही भीमशिला है जब 2013 में बाढ़ आई थी तो मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी, जिसके कारण बाबा केदारनाथ मंदिर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। इसलिए अब यह शिला भी केदारनाथ धाम में बहुत ही पूजनीय हो गई है। इसके अलावा यह केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की एक मूर्ति भी लगाई गई है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से यहाँ आप फोटो शूट वगैरह भी करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं, जब आप केदारनाथ यात्रा में जाएं तो आपको कपड़े कौन कौन से लेकर जाने हैं। कई लोगों का यह क्वेश्चन रहता है कि वहाँ क्या कपड़े ले जाने हैं। तो आपको वहाँ पे सारे ऊनी कपड़े रखने हैं, टोपी मफलर ग्लव्स सब रख लेने हैं। केदारनाथ मंदिर के आसपास आपको बहुत ज़्यादा ठंडा देखने को मिलेगा। अगर आप केदारनाथ यात्रा स्टार्टिंग के समय में करते हैं, अगर आप बर्फ़बारी में फंस जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मतलब भर के आप ऊनी कपड़े लेकर जाएं और पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ले बाबा केदारनाथ धाम यात्रा की। अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो आप थोड़े कम भी कपड़े लेके जाएं तो चलेगा, क्योंकि उस टाइम बहुत कम बर्फ़ रहता है। अप्रैल जुलाई के टाइम केदारनाथ धाम की यात्रा करने से बचनी चाहिए। अब बात करते हैं आपको केदारनाथ की यात्रा ट्रिप कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको कम से कम 5 दिन की केदारनाथ धाम की यात्रा की प्लान करनी चाहिए, क्योंकि आप एक दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग और दूसरे दिन सोनप्रयाग से केदारनाथ, तीसरे दिन आप सोनप्रयाग से नीचे आते हैं और चौथे दिन आप हरिद्वार आते हैं, और फिर चौथी नाइट स्टे आप हरिद्वार में करते हैं, और जिस दिन आप हरिद्वार पहुंचते हैं उस दिन भी आप एक नाइट का स्टे हरिद्वार में करते हैं। तो आप कम से कम 5 दिन का टूर प्लान लेकर चलना है। कई बार बरसात की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से एक दिन की यात्रा रुक जाती है, भारी जाम हो जाती है, रास्ते भी बंद हो जाती है। इसलिए आपको कम से कम 5 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हरिद्वार पहुंचते हैं तो आप अगर टैक्सी हायर करते हैं तो वो आपको 3 दिन में ही यात्रा करवा सकते हैं, बट आपको 5 दिन का सोचकर चलना है। तो अब बात करते हैं भक्तों के लिए जो बाबा केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं। तो हेलीकॉप्टर की सुविधा केदारनाथ यात्रा के लिए 3 जगह से प्रोवाइड करवाई जाती है। पहला है गुप्त काशी, दूसरा है सिरसी और तीसरा है फाटा। इन तीनों जगह से हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगर टिकट की बात करें तो आप ऑनलाइन तरीके से इस वेबसाइट पर जाकर टिकट पहले से बुक करनी होगी। जैसे ही यात्रा की शुरुआत होगी 1 महीने पहले आप अपनी यात्रा की रजिस्ट्रेशन करवा लें और यहाँ जाकर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी कर लें। यहाँ देखा गया है कि हेलीकॉप्टर में बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है, तो
तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी से हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं करनी है, आप इस साइट पे जाकर ही करें। अगर चार्जेज की बात करें तो अगर आप गुप्त काशी से आप जाते हैं केदारनाथ धाम तक तो इसके लिए आपको 7700 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप सिरसी या फाटा से हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो इसके लिए आपको 5500 से 6000 का चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो चार्ज है वो राउंड ट्रिप का होता है, मतलब आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं 3 से 4 घंटे का आपका समय दिया जाता है दर्शन के लिए और फिर वापस हेलीकॉप्टर से ही वापस आ जाते हैं। और तीनों जगह सभी भक्तों को रुकने के लिए आपको होटल, गेस्ट हाउस, रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, चाहे वो सिरसी हो या फाटा हो या गुप्त काशी, हर जगह आपको रूम की सुविधा मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 1000 या 2000 का प्राइस देना होगा। अब बात करते हैं आपकी केदारनाथ यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। कम से कम कितने खर्च में आप केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। तो केदारनाथ की यात्रा आप हरिद्वार से शुरू करने के बाद हरिद्वार में जब ख़त्म करते हैं, इसमें जो आपका खर्च आने वाला है वो लगभग 4000 से लेकर 5000 का खर्च आने वाला है। और जो ये खर्च बता रहे हैं वो सिर्फ कॉन्वेंस का खर्च है, खाने पीने का खर्च है और रहने का खर्च है, वो भी जब आप डोरमेट्री में नाइट स्टे करते हैं और बस से अपनी यात्रा करते हैं, तब जाकर आपका ये खर्च 4000 से 5000 का आने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार का खरीदारी करते हैं, घोड़े खच्चर या पालकी से जाते हैं या हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो वो आपकी यात्रा में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है 2024 में यात्रा पे जाने वालों का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब तुरंत मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, कि हमारे चैनल पे ऐसे ही यात्रा से जुड़े वीडियो अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ।